आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीपीएससी टीआरई 3 माध्यमिक का आंसर की जारी हो चुका है। वेबसाइट पर आंसर की अपलोड कर दिया गया है। आपत्ति के लिए लगभग 6 दिन का समय आपको मिलेगा। 8 सितंबर तक 11वीं 12वीं का आंसर की जारी होगा। इस महीने टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो जारी होगा। बता दें कि बीपीएससी का 26 सितंबर से रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। तो वेबसाइट पर आंसर की आपको अपलोड मिल जाएगा। आपत्ति के लिए आपको 6 दिन का समय भी मिलेगा। बता दें कि इस महीने टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बीपीएससी का 26 सितंबर से रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। 2 दिन के बिहार दौरे से पहले दिन जेपी नड्डा ने पटना के आईजीआईएमएस में RIO यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का उद्घाटन किया और उसके बाद भागलपुर वहां पहुंचे हैं। बता दें आपको कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके बाद गया पहुंचे, जहां उन्होंने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज जेपी नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर को भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरभंगा शहर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के स्वागत के लिए तैयार है। आज दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जिसकी जानकारी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री जेपी नड्डा एम्स निर्माण का निरीक्षण करेंगे, साथ ही दरभंगा में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे, जिसे लेकर तैयारी पूरी की गई है। दरभंगा हवाई अड्डा पर पहुंच जाएंगे और वहां बाहर में हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक स्वागत उनका वहां पर करने वाले हैं। और फिर एम्स के ज़मीन पर शोभन वहां से पहुंचेंगे और शोभन में एम्स ज़मीन जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार ने दिया है उसका निरीक्षण करेंगे और वहां भी उनका भव्य स्वागत होगा। बिहार दौरे का पहला दिन पूरा करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पटना बीजेपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने 2 बैठक की अध्यक्षता की और इसमें पहली बैठक बीजेपी सदस्यता अभियान समिति के साथ की। इसमें अभियान की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को हर हाल में पाने का निर्देश दिया। नड्डा ने नेताओं को गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक मजबूती के साथ सदस्यता अभियान चलाने और 1.5 करोड़ सदस्य हासिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कि 2025 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि अध्यक्ष ने नेताओं को कार्यकर्ताओं से जोड़ने और सहयोगी दलों के नेताओं से बेहतर तालमेल बिठाने का निर्देश भी दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता रविश नारायण। देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, दिलीप जायसवाल हैं और इनके साथ साथ यहाँ पे तमाम जो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, संजय जायसवाल हैं और यहाँ पे तारकेश्वर प्रसाद हैं, तमाम जो लोग हैं वो बैठ करके, राधा मोहन सिंह है, यहाँ पे बैठ करके बात हो रही है। और इस बैठक में सबसे खास बात है कि जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी और साथ साथ ही यहाँ पे 2025 के जो विधानसभा का चुनाव है उसे लेकर के यहाँ पे रणनीतियों पर चर्चा होगी। जो बैठक है बीजेपी की जेपी नड्डा के अगुवाई में वो बेहद खास है, क्योंकि 2025 के चुनाव को लेकर के यहाँ पे बड़ी रणनीति तय की जाएगी। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर एनआरसी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के मंत्री भी महसूस कर रहे हैं कि नागरिक को पहचान पत्र मिलना चाहिए। उन्होंने पूरे देश में एनआरसी की जरूरत पर जोर दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर एनआरसी राज्यों में लागू नहीं किया गया तो देश में 200 से ऊपर ऐसे जिले हैं जहां भारतवंशियों की संख्या कम होती चली जाएगी। मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी अब आपके मंत्री भी महसूस कर रहे हैं कि पहचान पत्र मिलनी चाहिए
और हिमाचल से शुरू कीजिए। मैं तो पूरे देश में कहता हूं एनआरसी की जरूरत है। अगर एनआरसी नहीं लागू हुआ, राज्यों ने नहीं की, नहीं लागू हुआ, तो 200 से ऊपर जिले भारत में हैं जहां भारतवंशियों की संख्या धीरे धीरे कम जाएगी। ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या अवैध के रूप। और एनआरसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से जेडीयू किनारा करते नजर आ रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एनआरसी पर विमर्श की जरूरत है और जिन जिलों के बारे में बात हो रही है उन जिलों में जो बदलाव आए हैं उससे भी देखने की जरूरत है। हमारा विमर्श का विषय यह है कि बिहार ने जो नजीर पेश किया है कि शैक्षणिक विकास कीजिए, देश की सारी समस्याओं का जड़ वहां है। सामाजिक आर्थिक विकास की मूल धारा शैक्षणिक विकास से निकलती है। शैक्षणिक विकास कीजिएगा, देश के अंदर न किसी के आगे जाने का खतरा है, न पीछे जाने का खतरा रहेगा और देश सबका है, इसका एहसास होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश के बयान पर सियासत गर्म है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती कर दी, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, ये कहा है बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक बार फिर जोर देकर कहा कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सारा काम किया है। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है कि बार बार नीतीश कुमार जी को ये बात कहनी पड़ती है। भाजपा इतनी मजबूर कर रही है, भाजपा इतना इनसिक्योर अपने को फील कर रही है, सुरक्षित फील कर रही है कि बार बार नीतीश जी को उनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई हम आप ही के साथ हैं। बीजेपी का कहना है कि सीएम नीतीश ने आरजेडी के साथ अपने अनुभव को साझा किया है। मुख्यमंत्री जी अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं कि राजद के साथ जाकर विकास परक कार्य करना कितना मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी की पहचान विकास पुरुष के रूप में है। जो विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ विकास करने वाला व्यक्ति कैसे रह सकता है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। सबको पता है कि नीतीश जी का पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, लेकिन 2 साल से भी कम वक्त में वो दोबारा एनडीए में वापस लौट आए। नीतीश कुमार अब बार बार कहीं ना जाने की बात कहकर किसी भी तरह की कयासबाजी को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। राजीव रंजन ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को राजनीतिक रंग देने की झूठी कोशिश की थी। इसे मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार की जनता ये समझ गई है कि तेजस्वी झूठ की खेती करते हैं। झूठ और अफवाहों के बल पर तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के अनेक नेताओं के बयानों के जरिए वो एक संशय और आशंकाओं के वातावरण को बनाना चाहते थे, लेकिन आज उन्हें आदरणीय नीतीश कुमार जी के संबोधन से जवाब मिल गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव
या उनके पिता श्री लालू प्रसाद जी की दाल बिहार में नहीं गलने जा रही है। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और करारी शिकस्त के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें तैयार रहना चाहिए। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को सताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी की तीसरी बार समीक्षा की है, जिसके बाद भी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। उन्होंने कानून को सही तरीके से धरातल पर उतारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून में जो गड़बड़ी है उसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने सरकार से शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा पर जोर दिया। में हमने नीतीश कुमार से विदेशवार वाकई किया है और आप जानते हैं कि तीसरी बार उन्होंने समीक्षा किया है, जिसमें है कि पीने के पर्पज से शराब अगर कोई पी रहा हो, ले जा रहा हो, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सुनने में आता है कि लोगों को अरेस्ट किया जाता है। तो कानून एक अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन समाज पर निर्भर करता है। तो समाज को भी सजग होना चाहिए और इस कानून में जो विकृतियां हैं उस विकृतियां को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भूमियार जाति पर अशोक चौधरी के दिए गए बयान को लेकर के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि बयान के मतलब को समझने की जरूरत है। हमारे नेता और पार्टी बिना भेदभाव के काम करते हैं। हालांकि कई लोग हैं जो साथ नहीं देते। उन्होंने कहा कि जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं तो हम भरोसा करते हैं कि जब हमारा समय आए तो हमें भी लोग साथ लेकर चले। जो बयान है वो किस परिप्रेक्ष्य में है, किस संदर्भ में है, वो तो संदर्भ को भी जानना पड़ेगा। हमारी सरकार और हमारे नेता और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास चाहते हैं। हमको भरोसा है कि जो हमने काम किया है सबको साथ लेके हम जब चलते हैं तो हमारा भी समय आवे तो हमको भी साथ लेके लोग चले, यही अपेक्षा। और देखिए, ड्रोन संचालन पर गृह विभाग का निर्देश सामने आया है। नियम के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए निबंधन जरूरी है। इसके साथ साथ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपना निबंधन कराना होगा। बिना निबंधन संचालन पर कार्रवाई की जाएगी। रेड, येलो, ग्रीन जोन में वायु क्षेत्र बांटा गया है। 250 ग्राम से भारी ड्रोन के लिए नियम भी है। ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जरूरी होगा। नियम उल्लंघन पर ड्रोन मार गिराया जाएगा। इसके साथ साथ खबर यह भी कि बॉर्डर के 25 किलोमीटर, एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर दूर तक रेड जोन होगा। ग्रीन जोन की अगर बात करें तो 400 फीट तक आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो ड्रोन को लेकर के ये निर्देश सामने आया है कि कैसे अलग अलग जोन में बांटा गया है और आपको निबंधन भी कराना जरूरी होगा, सर्टिफिकेट भी आपको जरूरी होगा और नियम अगर आप तोड़ते हैं तो आपका ड्रोन मार गिराया जाएगा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में दो पक्षों के लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ। दरअसल गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरी ट्रक को पकड़ा था। ट्रक पर लदे मवेशियों को अपना बताते हुए दो पक्ष भिड़ गए और इस दौरान रोड़ेबाजी हुई और लाठी डंडे भी चले। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई और इसकी भी खबर सामने आई। पत्थरबाजी में 4 लोग घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव के हालात बन गए हैं और इसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। उन सभी से हमला करना स्टार्ट कर दिए। आप देख सकते हैं कि हम लोग को चोट लगा हुआ है और भी कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और भी हमारे भाई है जो घायल है। इन सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इन सभी का मनोबल घटाने के लिए ये जो गोपाल रविदास विधायक यहाँ के जो इनके फेवर से बोलते हैं, इन्हीं लोगों के कारण आज ये फुलवारी के माहौल बिगड़ा जा रहा है। इन सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, हम दुकान पे खड़े थे बाहर में और एक बैग पत्थरबाजी होने लगा। हम खड़े थे, बहुत सारे लोग पत्थर फेंकने लगे, उठकने लगे। उसी में आकर सर मेरे सर में लग गया। कौन थे वो लोग? सर जानते तो नहीं है, लोकल ही लग रहे होंगे, एरिया के इधर पीछे के आसपास के पीछे के होंगे। तो सारे मुस्लिम लोग लग रहे थे और पीछे से गाय भैंस का हल्ला भी हो रहा था। मुस्लिम वगैरह ही सब थे ईंटा मारने वाले। कितने लोग थे वो लोग? 10-12 की संख्या में हो गए। तो सीसीटीवी फुटेज में आपको मिल जाएगा। वहाँ दुकान पर कैसे सर फटा है? सर वही ईटा लगने के कारण फट गया है सर। यहाँ फुलवारी शरीफ में संगत के पास दो समुदाय के बीच में विवाद हो गया है
और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। जो लोग उपद्रवी हैं या जो लोग के द्वारा शरारती लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। स्थिति अभी निगरानी में है और फोर्स लोगों को जितना भी हो सके उतने संख्या में फोर्स को मिला के हम लोग यहाँ पर स्थिति पर नियंत्रण रख रहे हैं और लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और इस तरह किसी भी तरह के अफवाह में आके उत्तेजित होकर किसी तरह के गैर कानूनी काम को न करें। समस्तीपुर में युवक के साथ तालिबानी व्यवहार का मामला सामने आया है। बिजली के खंभे में बांधकर युवक की पिटाई की गई। साथ ही पीड़ित युवक के सिर के बाल और मूंछ भी मूंड दिया गया। बताया जा रहा है कि बकाया पैसा मांगने के बाद पंचायत के नाम पर युवक को बुलाया गया था और फिर चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की गई। जख्मी हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। मथुरापुर थाना क्षेत्र के नागर बस्ती की घटना है। समस्तीपुर के मथुरापुर थाना क्षेत्र के नागर बस्ती गांव में पंचायत के दौरान तालिबानी रूप से सजा दी गई है। युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किए गए। ये युवक है और इनके शरीर को हम दिखाना चाहेंगे जो कैसे इनके साथ मारपीट की गई है। बताया जाता है कि लोहे के रॉड से लोगों के सामने इन्हें जलील किया गया, इनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि इनके सर का मुंडन भी किया गया है। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं और ये यहाँ पर इनके मूंछ को भी मुंडा गया है पूरे पंचायत के सामने में। और ये तस्वीर है और बताया जाता है कि पैसा इनका बकाया था और उस बकाए पैसे को जब इनके द्वारा मांगा गया तो ये इनके साथ मारपीट। क्या कुछ हुआ है, पूरी बात बताइए। पैसा था मेरा, उसके यहाँ ड्यूज था 8,300, 2 महीना से रखे हुआ था। उससे पैसा मांगते थे, पैसा नहीं देता था। तो कल बोला कि ठीक है पैसा पबनी है तो हम कल पैसा आपको दे देंगे। तो हम बोले ठीक है आप दे दीजिएगा। सुबह में पैसा मांगने गए, सुबह फिर बेटा कहाँ से फ़ोन किया कि आप सरपंच लगू वहाँ पैसा तोड़ दे देवे। सरपंच के माध्यम से हम गए, सरपंच साहब के पास हम पहुँचे जैसे वहाँ से हमको घिंच कर मारना पीटना चालू कर गए ना। तो हमको बेटा के दिए, हमको घर से ले गया ना तो हम गए कि हमको 8,300 रुपया है, पबनी चौड़चन है, तीज है, पैसा दीजिए, हम गरीब आदमी है, मजदूरी के पैसा है। मामला है जो एक युवक के साथ बकाया पैसा मांगने के बाद उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इस मामले में आरोपी पक्ष ने यह बताया कि युवक ने अकेली महिला के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसे खंबे में बांधकर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं इस मामले को लेकर जब पुलिस से सवाल किया गया तो पहले जवाब देने में आनाकानी की गई, लेकिन बाद में ये कहा कि मारपीट की घटना हुई है और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वो रात को दारू पीकर नाटक चौक पे कर रहा था, नागर बस्ती चौक वार्ड नंबर 4 पे दारू पी के। आप उसमें CCTV फुटेज मतलब आप जांच करवा सकते हैं। वहाँ पे वो पहले ड्रामा करके उसके बाद मेरे आंटी के घर पे, उस घर में कोई नहीं रहता है और मेरे आंटी अकेले रहती है और अंकल मेरे दूसरे जगह काम करते हैं। और वो नशे की हालत में आकर घर पे जाके दुष्कर्म करने का प्रयास किया और 10,000 रुपया पूजा के लिए जो आचर्जन पमनी था उसके लिए निकाल के लाए थे। इसका प्रूफ भी है, 10,000 जो निकाल के हमसे लाए थे और रख दिए थे। आप लोग इसके साथ मारपीट किए? जी। हम क्या बताएं आपको, क्या घटना हुई? घटना हम लोग तो दूसरे काम में फंसे हुए थे। वहाँ एक्सीडेंटल रोड में हमको सूचना मिला, वहाँ गए। हाँ। तब तक वहाँ से वो लोग हॉस्पिटल चलाया था। क्या जानकारी मिली? मारपीट होने का जानकारी मिला था, दूसरा कुछ नहीं। तो क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं? आगे पार्टी जाएगा, अपना केस होगा और क्या होगा, दूसरा क्या हम कर सकते हैं, कैसे न करेंगे जी। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई है। कंटेनर जब्त हुआ है, ड्राइवर और खलासी की गिरफ्तारी हुई है। पटना CID, मद्य निषेध और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। जिले के सदर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई है, कंटेनर जब्त किया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि पटना CID, मद्य निषेध और मुजफ्फरपुर पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। के पास इसको मैंने गाड़ी को चेक करने के लिए हम सब अपना टीम लगाए। उसके बाद एक गाड़ी जिससे ड्राइवर संदिग्ध था कंटेनर, जब उसको उतारा गया तो पूछताछ किया गया तो पूछताछ करने में ड्राइवर काफी लफ्ज खा गया और गलत रूट बताया। तो हम लोग को शक हुआ, उसके बाद उसको गाड़ी को डिटेन करके जब चेक किया गया तो उससे शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी भी की गई। हाँ, उससे 2 गिरफ्तारी है, एक चालक की, एक खलासी का।
और गया से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार आज गया आएंगे। बता दें आपको कि पितृपक्ष मेले की तैयारी का वो जायजा भी लेंगे। वहीं विष्णुपद स्थित देवघाट और सीताकुंड में भी वो जाएंगे और वहां निरीक्षण करेंगे। कलेक्ट्रेट में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम गया से बता रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार आज गया पहुंचने वाले हैं। पितृपक्ष मेले की तैयारी का सीएम नीतीश कुमार जायजा लेंगे। विष्णुपद स्थित देवघाट और सीताकुंड का भी निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। वहीं कलेक्ट्रेट में विभागों के अधिकारियों के साथ आज सीएम नीतीश कुमार बैठक करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, चलते वापस आते हैं।